प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का 2023 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 822 DY है ना? इससे पहले हम 2023 के 3 सेट लगा चुके हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आने वाली हैं। ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे खंड ए में 20, ठीक है ना? यानी खंड ए के अंदर आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको उनका सिर्फ आंसर देना है सिर्फ, ठीक है ना? आप ऐसे लिखोगे खंड ए के अंदर फर्स्ट का ए, जैसे मान लो इसका आंसर ए है तो फर्स्ट का ए आंसर लिख दोगे और चलेंगे आगे। इस तरीके से सॉल्व करके नहीं दिखाने हैं, ठीक है ना? फिर खंड बे में जो है जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको सॉल्व करके दिखाने हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए चलते हैं, खंड ए शुरू करते हैं, ठीक है ना? खंड ए आप भी ऐसे ही लिख देंगे सबसे ऊपर कॉपी पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताओ। इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है आपको। मान लीजिए आपके पास P पॉइंट है ये 2, -3 और आपके पास Q पॉइंट है आपके पास 10, y। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है ना? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, दूरी का फॉर्मूला ये होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी वो होती है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अगर मुझे P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो PQ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट यहाँ पे x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? y - 3 यानी y + 3 आ जाएगा, है ना? y + 3 का होल स्क्वायर और PQ उसने दे रखा है, बीच की दूरी 10 दे रखी है ना उसने, तो 10 यहाँ पे रख देना है हमें, तो 10 इधर आ जाएगा। और जब दोनों ये जो स्क्वायर रूट इधर है, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनका दोनों तरफ का मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है ना? दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर दूंगा। 10 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर का तो स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, और जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना? ये बनेगा 8 स्क्वायर प्लस के y + के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों? अब देखिए, ये तो हो गया 10 धाम 100 और ये 64 हो गया, 64 को ले आएंगे इधर तो ये 64 हो गया, इधर आ गया, इक्वल्स टू ये बना a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर लगा दिया हमने, b स्क्वायर लगा दिया हमने, 2ab लगा देंगे, 2ab मतलब 3 दूनी 6 y, ठीक है? अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 में से 64 गए, कितने बचेंगे आपके? 36 यानी 36 इक्वल्स टू ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है? यहाँ से जो आएगा आपको इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 - 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 9 - 36 प्लस 9 - 36 मतलब 9 - 36 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y और 9 में से 36 गए, 36 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 6 और 27 बचेंगे, ठीक है ना? माइनस के 27 बचेंगे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 के फैक्टर जो माइनस करके 6 आए, तो वो कौन से होंगे? तो हमें वो फैक्टर देखने होंगे। वो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 और 9, ठीक है ना? 9 तिया 27, 9 में से 3 गया 6, तो आप जब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? y - 3 और y + 9, है ना? ये दो आ जाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और -9 आ जाएगी, ठीक है ना? 3 और -9 देख लीजिए, 3 और -9, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा, यदि 26 और 156 इनका लैसे 156 है, यानी ये दो संख्याएं हैं, इनका लैसे 156 है, तो मैं से बताओ। अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि लैसे गुना में से, लैसे गुना में से, गुना में से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है ना? यही होता है ना? तो हमें क्या निकालना है? लैसे में से हमें निकालना है, लैसे उसने दे रखा है, लैसे कितना है? 156, यहाँ पे रख दो। में से हमें निकालना है तो में से को में से ही रखो, ठीक है ना? और इक्वल्स टू फर्स्ट संख्या जो है हमारी पहली 26 हो जाएगी और दूसरी 156, ठीक है? दोनों संख्या उसने दे ही रखी है। तो देखिए, ये 156 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? में से इक्वल्स टू ये आ जाएगा 26 गुना 156 अपॉन 156। 156 से 156 हट जाएगा, बचेगा क्या? में से आ जाएगा आपका, में से आ जाएगा आपका 26, ठीक है ना? 26 कौन सा ऑप्शन है? देखिए 26 आपका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। में से आपका क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो ये जो सबसे पहले 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले वो हम इसमें से निकाल देंगे दोनों संख्याओं में से, ठीक है ना? फिर वो संख्या आ जाएगी जो
पूरा पूरा हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा हो तो हमें में से करना होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, में से नहीं फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारी संख्या क्या होंगी, एक तो 245 में से हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240, और दूसरा 1037 में से हम जब 5 घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1032, ठीक है ना। इन दोनों का पहले हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या होंगे, ठीक है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छिक 12 0, 2 तिया 6 0, और ये आ जाएगा 2 का 15, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, और ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपका 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा आपका एलसीएम, आपको आता ही होगा ये करना। इसी तरीके से हम करेंगे 1032 का, है ना। ये कैसे हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और 2 छिक 12, 2 दूनी 4, एक इधर, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और फिर ये 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर ये कटेगा 43 से ही, 43 एकम 43, ठीक है। अब इनमें इसके अभाज्य गुणनखंड जो ये हैं और उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इनमें कॉमन वाले देख लो आप, में से उसी का आता है, ठीक है ना। देखिए 240 जो संख्या थी उसको हमने कैसे लिखा, ये बना करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5, ठीक है ना। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और 1032 के क्या क्या हैं अभाज्य गुणनखंड, वो है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 43, यही है। अब देखिए इनमें जो भी आपको कॉमन दिखेगा बस वो उठा लीजिए। इसका एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया। तो यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 मिला, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो आपका 24 जो आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 24 होगी, ठीक है ना। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समीकरण ये आपके पास दे रखी है उसने 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये कह रहा है कि इसका एक मूल 2 है तो a का मान बताओ। इसका एक मूल 2 है, अगर इसका एक मूल 2 है इसका मतलब x बराबर 2 इसमें रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस आप इसमें क्या करिए, x बराबर 2 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। x बराबर 2 इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस a इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया हमने, और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2a, और प्लस ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0, 8 और 6 14, 14 उधर चले गए माइनस हो जाएंगे, 2a इक्वल्स टू माइनस के 14 आ जाएगा, और a इक्वल्स टू माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 7 आ गई। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों छठा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। मान लीजिए वो दो संख्याएं x और y हैं, ठीक है ना। इनका योगफल जो दे दिया उसने वो दे दिया 8, और उनका अंतर जो दे दिया वो दे दिया उसने 2, है ना, x माइनस वाई का 2, ठीक है। अब हमें वो संख्या बतानी है तो इनको सिंपली जोड़ दो, ठीक है ना, उठा करके जोड़ दो, ये हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 8 और 2 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू इनमें, ये पहले वाली x की वैल्यू दे रखी है इसने, पहली संख्या, तो इसमें और मैं किसी में 5 नहीं दिख रहा है, एक में दिख रहा है, तो दूसरी संख्या निकालने की भी जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन आपका क्लियरली यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर निकाल के देखना चाहते हो तो निकाल के देख लीजिए, 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 इधर जाएगा, 8 में से 5 गए 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखिए यही आ रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेवन क्वेश्चन पर कह रहे हैं समीकरण इतने के क्या मूल होंगे। देखिए के मूल होंगे आपके पास क्या है, 4x² माइनस के 12x और प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। इसकी तुलना आप किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। लिखना कुछ नहीं है आपको, ये तो रफली आपको सॉल्व करना है फटाफट, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 12, c की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब आपको सबसे पहले बस b² माइनस 4ac चेक करना है। जब भी मूल चेक करने हो आपको, मूल कैसे होंगे, तो आपको b² माइनस 4ac चेक करना है। b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 9, कितना हो जाएगा ये, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 चौक 36, 36 चौका ये हो जाएगा आपका 144, तो ये आ जाएगा 0। जब भी b² माइनस 4ac 0 आ जाए, b² माइनस 4ac अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब हो गया आपके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी समान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है ना। वास्तविक और समान। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो वास्तविक और बराबर यही वाला है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी। जो बिल्कुल फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में लगा था वही इसमें लगेगा। बहुत आसान है, हम डायरेक्ट दूरी निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए वही अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 1 में से 3 गए माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 और 4 8, 8 का क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। कैसे, 8 का एलसीएम ले लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 का जोड़ा एक बाहर आ गया रूट से, और एक 2 बचा वो अंदर लिख देंगे √2 के, ठीक है ना। तो ये 2√2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतने का विविध कर होगा।
तो बच्चों जब विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर ये होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही विविक्त कर होता है, ठीक है ना, जो हमने पहले ऊपर फॉर्मूले में अभी निकाला था, ठीक है, क्वेश्चन में निकाला था, सेम वही निकालना है इसमें भी। तो आपके पास क्या है देखिए, 3x² माइनस 2x और प्लस के a 1/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, जो x के इंटू में है वो b हो जाएगा पूरा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये पूरी, ये हो जाएगा c हो जाएगा 1/3। बस ये उठा करके इसमें रख दो वैल्यूज सारी, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 हो गई, सी की वैल्यू 1/3 हो गई, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ये बचा 2 का स्क्वायर 4 -4, ये आ गया 0 आपका, 0 आ गया तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10वें क्वेश्चन पर। देखिए 10वें क्वेश्चन में सिंपल दे रहा है, ये कह रहा है कि जब एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है, इस बीसी के समांतर ये रेखाखंड डीई है, डीई इसके समांतर है, और इसमें डीबी दे रहा है, डीबी दे दिया, एई दे दिया, ईसी दे दिया, एडी पूछ रहा है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी किसी ट्रायंगल में आपको ऐसा कहा जाए कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये बटे ये और ये बटे ये रख दो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें ये रख देंगे, आपके पास डायरेक्ट थ्योरम होती है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी होता है। तो एई अपॉन ईसी हो जाएगा, ठीक है ना, एई अपॉन ईसी। अब देखिए एडी की वैल्यू निकालनी है हमें, डीबी की वैल्यू आपके पास कितनी है, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू है 7.2 इक्वल्स टू एई की वैल्यू आपके पास है 1.8 और ईसी की वैल्यू आपके पास है 5.4। इनको सॉल्व कर लो बस, यहाँ से एडी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4, ये आ जाएगा आपके पास एडी इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4, और ये 7.2 इंटू में चला जाएगा, 7.2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, और 18 एकम 18, 18 तिया 54 है ना, 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, एक इधर 3 चौक 12, यानी 2.4 आ जाएगा। 2.4 कौन सा है आपका, सी ऑप्शन, 2.4 सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों 11वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि चित्र में त्रिज्याखंड ओएबी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब भी त्रिज्याखंड, ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो जो इस टाइप का हो, देखिए इस टाइप का हो, है ना, इस टाइप का, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल का। ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे आप याद रखिएगा, त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होती है, ये वाली, ये आर होती है, ठीक है, और ये तो होती है इसकी चाप की लंबाई, इसे तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे होता है ये थीटा, ठीक है ना। इन दोनों से ये हो जाएगा काम इसका। अब देखिए क्षेत्रफल हम निकालते हैं। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 डिग्री, 30 यहाँ पे रख दो, 360 यहाँ पे रख दो, पाई आर स्क्वायर 22/7 यहाँ पे रख दो, और आर स्क्वायर की वैल्यू आर कितना है, 4 है, तो ये आ जाएगा 4 गुना 4, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 से काट देंगे, 2 तिया 2 छिक 12, 2 दूनी 4, और फिर 2 तिया 6, और बस अब यहाँ पे और ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 22 चौक 88 अपॉन 7 की 3 में करेंगे, आ जाएगा 21, 88 अपॉन 21, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों सिमिलर से दे रखे हैं, इनमें बहुत ध्यान से आप ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है ना, ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में आप गलत कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 4.19 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45। देखिए हम वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, 10 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा दिया हमने, ये जो स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर 30, यानी कोस 30 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर लगा दीजिए। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसका स्क्वायर लगा देंगे हम, फिर माइनस माइनस साइन 60 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए प्लस की माइनस की सेम है, खत्म होगी, बचा क्या, 2, सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान पेपर है। देखिए चलिए 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। बच्चों ये जितने भी स्टार वाले आपके पास क्वेश्चन हैं, स्टार वाले, ये आपके प्रश्न देखिए इससे हटा दिए गए हैं। इन प्रश्नों से संबंधित टॉपिक चैप्टर रेशनलाइज एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से अब हट गए हैं, ये नहीं आएंगे अब। अब देखिए चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना। इसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर सी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा बना लेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 90 होगा, इसलिए इसने कहा है सी पे 90 है। tan ए की वैल्यू 1/√3 है। अगर मैं tan ए ये लूँ तो tan ए क्या होता है, देखिए tan ए होता है लंब बटे आधार, तो 1/√3 यानी ये लंब है, ये आधार है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा √3। तो इनके अकॉर्डिंग जो इसका ये निकलेगा कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर देखूंगा तो इसका ए आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी इक्वल्स टू √ ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का आ जाएगा बाहर 2, इसका मतलब ये 2 आ गया, ठीक है ना। अब आपको साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो देखो साइन ए कोस बी
प्लस कोस ए साइन बी, इन सब की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए बारी बारी निकालते हैं। जब साइन ए लेंगे हम, जब ए लेंगे ए एंगल, तो इसके सामने वाला लंब होगा और उससे 90 डिग्री से जुड़ा हुआ ये आधार होगा, ठीक है ना, ये लंब ये आधार इस ए के अकॉर्डिंग। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब ये कर्ण 1/2 आ जाएगा साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ कोस बी पर। कोस बी जब लेंगे हम, कोस बी ये, तो बी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा फिर, ठीक है ना, बी के सामने वाला लंब और उससे 90 डिग्री से जुड़ा हुआ ये आधार, तो ये लंब ये आधार और ये कर्ण। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके अकॉर्डिंग ये आधार है और ये कर्ण है, तो 1/2 इसका भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह कोस ए की वैल्यू, कोस ए मतलब आधार बटे कर्ण, इसके अकॉर्डिंग आधार ये है, तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2। इसी तरीके से साइन बी ये, इसके अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण जो है, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसके अकॉर्डिंग लंब ये है, लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, 1/4, नीचे की नीचे गुना ऊपर की ऊपर, प्लस ये वाला √3 के √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे की नीचे कर देंगे 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 + 4 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16th क्वेश्चन पर। इस सारणी का हमें माध्य निकालना है, ठीक है ना। माध्य के लिए हमें क्या चाहिए, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हमें बीच में इसका मध्यमान चाहिए। मध्यमान मतलब xi, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट xi निकाल लेता हूँ क्योंकि हमें तो जल्दी जल्दी रफली करना है, ठीक है ना। तो xi देख लेते हैं, इसको जोड़ करके आधा, 10 और 0 को जोड़ करके आधा, 10 का आधा 5। नेक्स्ट में चलते हैं, 20 और 10 को जोड़ के 30 आएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, ठीक है ना। बस ये देख लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस यहीं पे रुक जाना है, ठीक है ना। अब FI देखिए, FI क्या दे रखा है, 3 6 8 5 3, ठीक है। अब XI FI निकाल लीजिए, 5 दिया 15, 15 6 कितने हो जाएंगे 90, 25 8 कितने हो जाएंगे 200, 35 पंजे हो जाएंगे 175 और 45 दिए आपके हो जाएंगे 135, ठीक है ना। अब फटाफट से इनको जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ XI FI आपका हो जाएगा 615 और समेशन ऑफ FI जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 25, यानी इसका जोड़ 25 हो जाएगा, इसका जोड़ 615 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है, माध्य का फॉर्मूला ये कहता है कि समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है ना। यानी FI XI ये है आपके पास, इसका समेशन क्या आया है 615, इसका जोड़, समेशन मतलब सिग्मा कहते हैं इसको, सिग्मा मतलब जोड़ इनका है ना, FI XI का जोड़ कितना आ गया 615 और डिवाइड में FI का जोड़ कितना है 25 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 24.6 आ जाएगा, ठीक है। 24.6 कौन सा है आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये कह रहा है कि एक आयताकार कागज है और 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक आपके पास आयताकार कागज है। मान लीजिए आपके पास, देखिए ये आयताकार मैंने कागज बना दिया ऐसा, ठीक है, आयताकार कागज है ये, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 40 और 22 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 40 है और ये इसकी क्या है 22 है, यहाँ से ये वाली साइड। इसको मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब इसको यहाँ से ऐसे करके मोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके मोड़ दिया तो आपके पास एक ऐसा बेलन बन गया, ठीक है ना, ये ऐसा बेलन बन गया, ऐसा बेलन बन गया। अब ये ऐसा बेलन बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसकी हाइट अभी 40 ही है, इसने कहा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 40 ही है। तो ये जो इसकी ये वाली लेंथ थी, इसको मोड़ करके हमने ऐसे गोल बना दी, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसकी परिधि बन गई, ठीक है, परिधि। तो परिधि बराबर क्या हो गया हमारा 22 हो गया। परिधि क्या होती है 2πr, 2π और हो गया हमारा 22। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो 22/2π, 2π पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 यानी 3.5 आ जाएगी, ठीक है ना। 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या पूछ रहा है, बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है, तो बेलन की त्रिज्या तो हम डिफाइन कर चुके हैं, यही तो बेलन की त्रिज्या होती है r, तो r हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 19th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, सिर्फ वर्ग पूछ रहा है कि जो आप माध्यक इसका निकालोगे वो माध्यक कौन से वर्ग में बैठेगा, सिर्फ वर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर बहुलक होता, बहुलक वर्ग पूछता तो हम देख लेते कि सबसे ज्यादा बार कौन है, 16 सबसे ज्यादा बार है, तो आंसर ये दे देते हम डायरेक्ट। लेकिन माध्यक वर्ग है तो माध्यक वर्ग में ऐसा नहीं होता कि जो सबसे ज्यादा बार है वही है, ठीक है ना। माध्यक वर्ग में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम पहले ये बारंबारता लिख लेते हैं 7 5 16 12 और 2। इसके साथ हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। जानते होंगे आप संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। सबसे पहले ये 7 एज इट इज लिख दीजिए। अब इस 5 में ये 7 जोड़ करके यहाँ पे लिखिए, 7 और 5 12। फिर इस 16 में ये 12 जोड़िए, कितना हो जाएगा 28। फिर इस 12 में ये 28 जोड़िए, कितना हो जाएगा 40। फिर इस 2 में ये 40 जोड़िए, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। ये आपका हो जाएगा n। अब n/2 आपको देखना है, n/2 कितना होता है 42/2, यानी आपका 2 दूनी 4 2 1 2 21 आ जाएगा। अब ये 21 इसमें देखिए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ 7 तक के सारे नंबर इसमें है, 12 तक के इसमें है, 28 तक के इसमें है, तो 12 से 28 तक के इसमें है, तो 21 इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला जो वर्ग होगा 16 के सामने वाला वर्ग कौन सा है 20 30, 20 से 30,
ठीक है ना। तो ये वर्ग आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20वें क्वेश्चन पर। ये कह रहा है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः ये और ये हैं तो इसका बहुलक ज्ञात बहुलक होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन पर माध्य, माध्यक और बहुलक इस फॉर्मूले पर पेपर में क्वेश्चन आ ही रहा है। 2023 के तीनों सेट में क्वेश्चन है इस पर, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य, ठीक है ना। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए माध्य और माध्यक इसने दे रखे हैं, ये माध्य है और ये माध्यक है। तो 3 गुना माध्यक यानी 26 बराबर, बहुलक को मैं b कह देता हूं ताकि जल्दी हो जाए, और 2 गुना माध्य मेरे पास कितना है? 24.5। तो हमें b निकालना है। तो 26 की 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 78, और 24.5 इक्वल्स टू b प्लस के 24 दूनी 48 होते हैं और आधा ये, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है ना। 49 को इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78 माइनस 49, ये आ जाएगा आपका 29, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों चलिए चलते हैं खंड ब पर। अब हम करेंगे खंड ब, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरे पर चलते हैं ग क्वेश्चन पर। पहले का ग, खंड ब में पहले का ग। ये कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, मान लीजिए शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? r है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिख देना, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई l पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसमें जो रिलेशन होता है इन तीनों में वो क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका शंकु है, और शंकु में आपकी ये इसकी हाइट है, और ये इसके यहाँ पे इसका आधार हो गया, ये इसके आधार की त्रिज्या हो गई, और ये होती है l, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है वी नो दैट हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लगता है इसमें। तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर जो का तो रहने दिए, एच स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, और प्लस आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा 144, प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर, ये बैठेगा 17.25, ठीक है ना। 17.25, सॉरी 11.25। अब देखिए यहाँ से ये L क्या चला जाएगा? ये स्क्वायर इधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू आपका अंडर रूट, जब इसको इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 155.25। अब देखिए बच्चों यहाँ से अंदाजे से कैसे बाहर निकालेंगे आप इसको, है ना। 155.5 का अगर आप रूट निकालने बैठ जाओगे तो वहाँ बहुत लंबा बैठेगा इस तरीके से। देखिए आप ध्यान लगा लीजिए 155 के आसपास कौन होता है? 144 होता है जिसका स्क्वायर रूट 12 है, या फिर 155 से ज्यादा 169 होता है जिसका रूट 13 है, ठीक है ना। यानी वैल्यू 12 और 13 के बीच में ही मिलेगी। अब देखिए ये 155 किसके ज्यादा पास है? 144 के, 169 के। तो ये 155 144 के ज्यादा पास है, 169 से थोड़ा उससे दूर है, तो इसका मतलब लगभग बीच पे ही है ये, ठीक है ना। तो हम इसको 12.34 या 5 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कह देंगे? 12.4 ले लेते हैं, ठीक है ना। एल की वैल्यू 12.4 समथिंग आ जाएगी, सेंटीमीटर में ये थी, सेंटीमीटर में ही ये ले लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि आंकड़ों का समांतर माध्य इतना हो तो पी का मान हमें फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास ये टेबल है, हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्स है, ये एफ है। एक्स हमारे पास क्या है? 5, 15, 25, 35, 45। आप इस टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6, 4, 3 पी और 2। अब हमें इस टेबल के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होता है हमें एक्स आई एफ आई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स आई एफ आई भी फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक टेबल आ जाएगी एक्स आई और एफ आई की, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, 6 पंजे 30 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 15 चौके 60 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 35 की पी में करेंगे तो 35 पी ही रहेगा, और 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सारी। अब देखिए हम माध्य इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई को जब जोड़ करके हम लिखेंगे तो क्या आएगा? ये 35 पी वाली टर्म अलग प्लस करके जोड़ देना, बाकी सबको ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएगा 255 प्लस 35 पी अपॉन, इसी तरह एफ आई को जोड़ दो, पी वाली टर्म को अलग जोड़ देना, बाकी इनको अलग जोड़ देना, 6 4 10 और 5 15 प्लस पी, तो ये आ जाएगा 15 प्लस पी, ठीक है ना। और यहाँ पे माध्य की वैल्यू जो हम रख देंगे, माध्य की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखिए समेशन एफ आई ये आ जाएगा आपका, इनको जोड़ करके। तो यहाँ से माध्य आपका क्या दे रखा है उसने? 21.5, तो माध्य रख देंगे 21.5, ठीक है ना। इक्वल्स टू ये है आपका 255 प्लस 35 पी, और अपॉन में आ जाएगा 15 प्लस पी। अब इस 15 प्लस पी की इसको गुना होगी तो 21.5 की इसमें भी गुना होगी और इसमें भी होगी, हम इसको इधर ले आ रहे हैं। तो 21.5 की जब हम 15 में करेंगे तो गुना करके आ जाएगा आपका 322.5, ठीक है। फिर 21.5 की हम करेंगे पी में तो 21.5 पी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 255 और प्लस में आ जाएगा 35 पी।
अब ये 21.5 पी इससे माइनस कर देंगे, 255 इधर ले आएंगे तो 322.5 में से 255 गए, कितने बचेंगे? ये बचेंगे आपके 67.5 इक्वल्स टू 35 पी में से 21.5 पी गए, ये बचेंगे आपके 13.5 पी, 13.5 पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 67.5 बटे 13.5। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपकी वैल्यू पूरी पूरी कट कर आ जाएगी 5, ठीक है ना, पूरी पूरी वैल्यू कट कर आ जाएगी 5। तो पी बराबर आपका 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अड़ा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु ये विभाजित करता है। मान लीजिए आपके पास दो बिंदु है, ये और ये है ना, -3, 10 एक ये बिंदु है और दूसरा बिंदु आपके पास 6, -8 है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखाखंड है और इस रेखाखंड को मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु -1, 6 ये विभाजित कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि अनुपात क्या रहा, कि कितने अनुपात में इसने विभाजित किया। तो हम क्या कहेंगे, माना बिंदु, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, बिंदु ए -3, 10 तथा बी 6, -8 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु पी, ये वाला जो बिंदु इसको हम पी मान लेते हैं, बिंदु पी -1, 6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। हमने जो वो अनुपात मान लिया वो के अनुपात 1 मान लिया, ठीक है ना, और ये इसी तरीके से निकलता है, के अनुपात 1 मानना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने इसको के मान लिया और इसको यहाँ से यहाँ तक को और यहाँ से यहाँ तक को ए को, यानी के अनुपात 1 आ गया हमारा ये। अब हमें ये देखना है कि के की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये वाले जो निर्देशांक हैं ये क्या निकलते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, बिंदु पी के निर्देशांक जो हो जाएंगे, तब बिंदु पी के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो ये होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होंगे हमारे अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये उसने अपने आप दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम ये इधर रख देंगे, ये वाले इधर रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका -1, 6 ये तो हमने इधर रख दिए, इक्वल्स टू हमारे अकॉर्डिंग ये निकलेंगे। अब m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 और m के है n1 है। तो देखिए mx2 nx1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा m इंटू x2 कितना बैठेगा 6 प्लस n इंटू x1 -3 अपॉन m प्लस n, कोमा m जू का तू, सॉरी m की वैल्यू तो k थी ना अपने पास, तो ये यहाँ पे हम k रख देंगे, m की वैल्यू k, और यहाँ पे आ जाएगा k+1। वैसे तो एक से ही निकल जाता है, दूसरे को रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चलो रख देते हैं, ये आ जाएगा my2 की वैल्यू -8 प्लस 1 इंटू y1 यानी 10 अपॉन k+1, ठीक है ना, k+1 ये आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए दो निर्देशांक आपस में तभी बराबर होंगे जब उनका x निर्देशांक के बराबर हो, y निर्देशांक के बराबर हो। तो यहाँ से हम x निर्देशांक यहाँ बराबर रख देंगे, ठीक है ना, कंपेयर करके। तो -1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6k - 3 अपॉन k+1। ये वाला जो पहला कोऑर्डिनेट है ये इसके पहले कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बस k की वैल्यू निकालनी है, ये k+1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -k+1 इक्वल्स टू 6k - 3, ये हो जाएगा -k - 1 6k - 3, और यहाँ से आ जाएगा ये इधर, तो 3 - 1 6k प्लस k, ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा आपका 7k, और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2/7, ठीक है ना। तो यानी आपका जो अनुपात होगा, अतः अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात आपका हो जाएगा k अनुपात 1 हो जाएगा 2:7, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 2:7, यानी वो इसको 2:7 में विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है यदि बिंदु ये बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु है ये 3,6 और ये कोई बिंदु है आपका -3,4, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है एक बिंदु ये क्या है x, y। तब ये रिलेशन पूछ रहा है इसमें और इसमें। अब मान लीजिए ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये p बिंदु है, सेम वही लाइन लिखनी है। माना बिंदु a तथा बिंदु b से बिंदु p xy समदूरस्थ है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप थ्योरी में लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे p ऑफ a बराबर pb। PA एक दूरी हो गई और PB दूसरी दूरी होगी, दोनों बराबर हैं आपस में। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बराबर है इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, हमने वो बराबर रख दी। तो PA की दूरी क्या निकलेगी, PA की दूरी उसी फॉर्मूले से निकलेगी, दूरी वाले से, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगी PA की। इसी तरह PB की निकाल दीजिए यहाँ से इधर, है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर
इसको भी इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी x माइनस माइनस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है ना, ये रूट हट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास ये बचेगा, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा प्लस इसी तरह इसमें वाई स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा माइनस 6 दूनी 12y आ जाएगा इक्वल्स टू, ऐसे ही इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab 3 दूनी 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8y। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट और 9 से 9 कैंसिल आउट, सेम साइन के हैं बिल्कुल। माइनस के 6x उधर जाके प्लस के 6x कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 12x, ठीक है ना, सबको उधर ले जा रहे हैं। माइनस के 12y उधर जाके हो जाएगा प्लस के 12y, प्लस के 12y माइनस के 8y कितने हो जाएंगे, ये तो x हो गया था, प्लस के 12y माइनस के 8y हो गया आपके 4y। ठीक है, अब 36 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 16 माइनस 36 बचेंगे माइनस के 20 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यहाँ से 5 से काट सकते हैं सबको, 4 से काट सकते हैं, तो 4 तिया 12, 4 कॉमन ले लेते हैं और प्लस y और माइनस 4 बन जाए 20 इक्वल्स टू 0। 4 को 0 में पहुंचा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपका x और y में रिलेशन और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर। इसका क्या क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दी गई द्विघात समीकरण ये है। इसका विविक्त कर ज्ञात करना है, ठीक है ना। विविक्त कर क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तुलना करने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर के इंटू में जो है वो a बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर 2। एक्स के इंटू में क्या है, b इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, -4 और c की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। अब देखिए तीनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं। तब विविक्त कर क्या होता है, देखिए तब विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये होता है। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 थे 24, 24 और 24 में से 16 के कितने बचेंगे माइनस के 8, लेस देन 0 है। ये तो आपने विविक्त कर ज्ञात कर दिया इसका, d बराबर माइनस के 8, d बराबर माइनस के 8, ये तो हो गया इसका विविक्त कर। अब ये कह रहा है कि और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति भी d से ज्ञात हो जाती है। जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो, इसका मतलब इसके मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। जब d, क्योंकि इसके मूल काल्पनिक होंगे तो हम क्या कह देंगे, बस डायरेक्ट कह देंगे हम कि अतः d लेस देन इक्वल्स टू 0 है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है ना, मूल काल्पनिक होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरे का ख क्वेश्चन। बच्चों ये मूल आपको कैसे पता चलते हैं, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपके पास एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। वो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। ये आपके मूल देता है द्विघात समीकरण के, जो द्विघात समीकरण ये वाली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल ये देता है फॉर्मूला। अब ये जो इसके रूट के अंदर है ये होता है आपका विविक्त कर यानी डी, है ना, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब अगर ये निगेटिव आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो काल्पनिक हो जाती है संख्या। अब ये जब संख्या काल्पनिक हो जाएगी यहाँ पे पूरी, तो इसका मतलब ये उसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाती तो हम इसको कह देते हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है ना। और अगर ये 0 आ जाती तो इसके मूल समान होते और वास्तविक होते, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 से संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं हैं, है ना, सम संख्या, माना क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं x तथा x प्लस 2 है, ठीक है ना। सम संख्या तो अगली सम संख्या कैसे आती है, मान लीजिए एक संख्या 2 है तो अगली सम संख्या क्या आएगी, 4 आएगी ना, 2 जोड़ करके आएगी। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये x प्लस 2 होगी, इसलिए मैं x और x प्लस 2 मान रहा हूं, ठीक है ना। अब इनके वर्गों का योग इसने दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है, 340 है, तो 340 रख दिया। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x इक्वल्स टू 340। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 इधर 340 माइनस में आ जाएगा तो कितना बचेगा 336 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2 फिर 2 छिक 12 फिर 2 अठे 16 इक्वल्स टू 0। 168 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आए,
क्या होंगे वो आप फैक्टर करना अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है ना। आप ऐसे एलसीएम ले लीजिएगा और वहाँ से पता कर लीजिएगा। तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ से आपके जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ x+14 इंटू एक्स माइनस के 12, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू जब इसको जीरो रखेंगे तो 12 आ जाएगी और इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस के 14 आ जाएगी। इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि धन पूर्णांक कहा है उसने, तो ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे x की वैल्यू, ठीक है ना। तो जब एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या आपकी हो जाएगी 12, एक संख्या हो जाएगी आपकी 12 और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 12+2, क्योंकि हमने x+2 माननी थी ना, तो 12+2 हो जाएगी 14, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गह क्वेश्चन पर, क्योंकि गह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, गह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं गह क्वेश्चन पर। देखिए ये है आपका गह क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए ये आपका प्रकाश शिखर है यहाँ, ठीक है ना, इस पे यहाँ पे लाइट लगी हुई है ऊपर, इससे देख रहा है वो, यहाँ से शिखर से देख रहा है। तो दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब जो जहाज हमारे पास बने, मान लीजिए एक जहाज आपका यहाँ पे है और एक जहाज आपका यहाँ पे है, इनके अवनमन कोण बनेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसकी हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ये जहाज एक है, ये जहाज दो है दूसरा। अब इनके जो अवनमन कोण बनते हैं वो ऊपर बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण यहीं पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा, एक बनेगा 30 डिग्री, एक बनेगा 45 डिग्री। तो ये जो छोटे वाला होगा, ये वाला तो 45, ये खड़ा है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा पड़ा है तो इसलिए ये थोड़ा छोटा बनेगा 30 डिग्री वाला। तो ये 30 डिग्री वाला बनेगा, पहले बनता है यहाँ पर 30 डिग्री। तो जब यहाँ पे बनेगा तो इसका मतलब ये Z पैरेलल लाइन होती है, तो ये 30 यहाँ भी बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से 45 वाला ये यहाँ बना, तो इसका मतलब ये 45 वाला बनेगा यहाँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर, यानी एक ही ओर है ये, और इनके जहाज के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है, यानी एक जहाज के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ये हाइट पूरी, ठीक है ना, आपकी ये हाइट पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है आपका, और ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। अब इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ लिख देना कि माना ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 30 है, ऐसे करके माना ऐसे करके लिख देना। जैसे हमने कहा कि ए बी इक्वल्स टू कितना है, हमने एच मान लिया, ए बी एच है, और हमने सी डी जो मान ली वो मान ली हमने 5, ये वाली 50 मान ली, ठीक है ना, 50 मीटर दी है उसने। और ये जो हमने मानी है बी सी, ये हमने मानी है एक्स मीटर, ठीक है। एंगल मान लिया हमने ये वाला ए डी सी, यानी ए डी बी जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एंगल मान लिया हमने ए सी बी हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में चलेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें हम tan थीटा लगाते हैं, यानी tan 45 तो होता है लंबटे आधार, इसका लंब ये है, आधार ये है, तो h अपॉन एक्स आ जाएगा, h अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी यहाँ से x बराबर h आ जाएगा, ठीक है ना। tan 45 का मान 1 रख देंगे, x की गुना 1 में हो जाएगी, x बराबर h आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल इस वाले में ADB में यहाँ से क्या होगा, इसमें भी हम tan लगा देते हैं, लंब और आधार में रिलेशन। तो tan 30 क्या हो जाएगा, लंब यानी h बटे आधार यानी x+50, है ना। ये पूरा आधार है इसका, तो इतना x है, इतना 50 है, तो पूरा x+50 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन, हमें तो h चाहिए तो x की जगह भी h ही रख देंगे क्योंकि समीकरण 1 से h है, तो ये हो जाएगा h+50, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसकी गुना हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h+50 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा h√3, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हम आगे नहीं ले जाना चाह रहे आपको क्योंकि वो फिर देखिए अब यहीं पे कर लेते हैं इसको, ये h√3 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h कॉमन आ जाएगा उसमें से, 1 माइनस के √3 बचेगा, ठीक है ना, 1 माइनस के √3, जब ये इधर आएगा, ये 50 इधर आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा माइनस के 50, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा h इक्वल्स टू, इस माइनस से इसका माइनस कॉमन लेकर के काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50/√3 माइनस 1, ठीक है ना। देखिए ये माइनस जो था इसका, इस माइनस से हमने इसका माइनस लेकर के काट दिया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये गुना में है उधर। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंजुगेट कर देंगे √3 + 1 से, नीचे वाले के अपोजिट साइन से, ठीक है ना, नीचे वाले के अपोजिट साइन से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b² बन जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू 50/2 और इंटू में आ जाएगा √3 + 1, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 25/√3 + 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ये मीटर में है बच्चों, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप इस सॉल्व को कर लीजिए और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।